दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब घपले में दिल्ली हाई कोर्ट से धचका, नहीं मिली जमानत, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। हाई कोर्ट ने कहा कि ज़ैली अदालत के फैसले में हैं बहुत सी खामियां। लोकसभा स्पीकर के ओहदे पर हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान नहीं हो सका इत्तेफाक राय। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ओम बिरला को एनडीए उम्मीदवार के तौर पर किया गया नामजद। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट के सुरेश ने भी स्पीकर के लिए दाखिल किया पर्चा। कल होगी स्पीकर का इंतखाब। एनडीए ने स्पीकर के ओहदे के लिए इत्तेफाक राय न होने पर अपोजिशन को बनाया निशाना। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अपोजिशन पर सौदेबाजी का लगाया इल्जाम। चिराग पासवान ने कहा कि स्पीकर के ओहदे पर एनडीए उम्मीदवार की जीत यकीनी। पीएम मोदी ने 1975 की इमरजेंसी को करार दिया जमहूरियत पर सिया धब्बा। कहा कि जिन लोगों ने इमरजेंसी नाफिज की उन्हें आईन से लगाव का दिखावा करने का नहीं है कोई हक। कांग्रेस ने लोगों की आजादी छीन कर की आईन की खिलाफवर्जी। 1975 की इमरजेंसी के खिलाफ बीजेपी की मुल्क गिर मुहिम। बीजेपी यौम सियाह के तौर पर मना रही है आज का दिन। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने की थी जमहूरियत का गला घोटने की कोशिश। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में यूपी काबीना की मीटिंग में 43 तजावीज को दी गई मंजूरी। उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन ऑर्डिनेंस 2024 से मुताल्लिक तजावीज भी मंजूर। पेपर लीक के मामले में 2 साल से उम्र कैद तक की सजा का इल्तिजाम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए और अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के दरमियान लोकसभा स्पीकर के ओहदे पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। एनडीए से ओम बिरला और इंडी ब्लॉक से के सुरेश ने 18वीं लोकसभा के स्पीकर के लिए ओम बिरला के हक में एनडीए के लीडरों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। ऐसे में ये यकीनी समझा जाता है कि इस बार लोकसभा में स्पीकर के ओहदे के लिए बुध को वोटिंग होगी और अगर ऐवान में अक्सरियती अदद की तादाद के बारे में बात करें तो ये यकीनी है कि ओम बिरला एनडीए इत्तेहाद के उम्मीदवार के तौर पर आसानी से जीत जाएंगे। नई हुकूमत के क़याम के बाद लोकसभा में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताकत का पहला मुजाहिरा होने वाला है और इससे कबल मंगल को तेजगाम सियासी पेशरफ्त में हुक्मरान बीजेपी ने इत्तेहादियों के साथ बातचीत के बाद लोकसभा के नए स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला के नाम को हतमी शक्ल दी। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के इल्जाम का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कल से मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार बात हो चुकी है, हम उनका एहतराम करते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर उनकी तौहीन का इल्जाम लगाया था और कहा था कि कल शाम राजनाथ सिंह जी ने घर खड़गे को फोन किया था और खड़गे जी ने पूरी ऑपोजिशन की जानिब से कहा था कि हम स्पीकर की हिमायत करेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। पीयूष गोयल ने अपोजिशन को निशाना बनाया। उन्होंने अपोजिशन पर सौदेबाजी का इल्जाम लगाया। पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि लोकसभा स्पीकर का ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं बल्कि पूरे ऐवान से होता है। उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करे, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है
और इसलिए उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर की जीत को यकीनी बताते हुए कहा कि ये किसी पार्टी का इंतखाब नहीं होता, स्पीकर का ओहदा पूरे ऐवान के लिए होता है। सर्व सहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। मरकजी वजीर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने अपोजिशन पर दबाव की सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए अपोजिशन से बात करने का वादा किया था, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी शर्तों पर जमहूरियत चलाना चाहता है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। अगर समर्थन है और जब रक्षा मंत्री जी ने उनसे ये वादा किया कि हम लोग सब लोग बैठेंगे, वहाँ गृह मंत्री जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा साहब भी थे, सब लोगों की उपस्थिति में हम सब लोग वहाँ थे। हम सब लोगों के उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है? लोकतंत्र में बातचीत से रास्ता निकलता है। 9 मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट के जरिए लोकसभा मेंबरान की हैसियत से हलफ लेने का अमल आज भी जारी रहा और इस सिलसिले में कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना के जीतने वाले मेंबरान पार्लियामेंट ने प्रोटेम स्पीकर के सामने पार्लियामेंट की रुकनियत का हलफ लिया। LS बलवंत वानखड़े और एडवोकेट गोवल कागड़ा पदवी समेत कई 9 मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट ने लोकसभा मेंबरान के तौर पर हलफ लिया। वज़ीर आज़म ने 1975 में मुल्क में लगाई गई इमरजेंसी को जमहूरियत का सिया दिन करार दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि आज का दिन उन तमाम अजीम मर्दों और ख़वातीन को ख़िराज अक़ीदत पेश करने का है जिन्होंने इमरजेंसी की मुखालिफत की। इमरजेंसी का सिया दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी आज़ादियों को तबाह किया और भारत के आइन को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय दिल की गहराइयों से एहतराम करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में रहने के लिए उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने हर जमहूरी उसूल को नज़रअंदाज किया और मुल्क को जेल खाने में तब्दील कर दिया। जिसने भी कांग्रेस से इख्तिलाफ किया उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबकों को निशाना बनाने के लिए समाजी तौर पर गलत पॉलिसियाँ नाफिज की गईं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों को हमारे आइन से मोहब्बत का इजहार करने का कोई हक नहीं है। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने लातादाद मौक़ों पर आर्टिकल 356 को इस्तेमाल किया, सहाफ़त की आज़ादी को तबाह करने के बिल लाए, विफाक़ियत को तबाह किया और आइन के हर पहलू को पामाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस जहनियत की वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी वो जहनियत आज भी उसी पार्टी में जिंदा है। वो आइन के तई अपनी नफरत को अपने चेहरे के पीछे छुपाते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी हरकतों को देखा है और इसी वजह से उन्होंने उन्हें बार बार मुस्तरद किया है। इमरजेंसी के बारे में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कांग्रेस की मुल्क में जमहूरियत का कत्ल करने और उस पर बार बार हमला करने की एक तवील तारीख है। 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मुतकब्बिर,
अन्नान कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार में एक ख़ानदान की खुशनुदी के लिए मुल्क के तमाम शहरी हुकूक को 21 माह के लिए मुअत्तल कर दिया था और इस दौरान उन्होंने मीडिया पर सेंसरशिप लगाई, आइन में तब्दीलियां की और अदालत के हाथ भी बांधे। मैं उन लातादाद सत्याग्रहियों, समाजी कारकुनों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों और ख़वातीन की जद्दोजहद को सलाम करता हूँ जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ पार्लियामेंट से सड़क तक एहतजाज किया। आज से बीजेपी ने साल 1975 में मुल्क में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक शुरू की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इमरजेंसी के हवाले से लिखा कि आज से ठीक 49 दिन पहले उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने भारत में इमरजेंसी नाफिज की थी। इमरजेंसी हमारे मुल्क की जमहूरियत की तारीख का एक सियाह बाब है जिसे हम चाहकर भी फरामोश नहीं कर सकते। इस दौर में इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल और आमिरियत को जो खेल खेला गया वो बहुत सी सियासी जमातों की जमहूरियत से वाबस्तगी पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। अगर आज इस मुल्क में जमहूरियत जिंदा है तो इसका सहरा उन लोगों को जाता है जिन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद की, जेल भी गए और उन्हें इतनी जिस्मानी और जहनी अजियत से गुजरना पड़ा। भारत की आने वाली नस्लें जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ में उनकी जद्दोजहद और उनके ताउन को याद रखेंगी। बीजेपी आज 25 जून को यौम सियाह के तौर पर मना रही है। आज ही के दिन 1975 में उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया था। इमरजेंसी पर कांग्रेस पर हमला करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसके अलावा जेपी नड्डा ने इमरजेंसी के दौरान पेश आने वाले दर्दनाक वाक़यात का भी जिक्र किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और हजारों लोगों को उसी रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें मैंने नाम आपको बताया। देश का कोई प्रमुख नेता नहीं था जो बचा हो, कोई प्रमुख नेता नहीं था। जब रक्षा करने की बात की जाती है देश के, तो हमारे स्वयंसेवक, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने भी उस समय पूरा अपना योगदान किया था। आप आंकड़े पर ध्यान दीजिएगा, 1,40,000 लोग मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल DIR के तहत गिरफ्तार हुए। ऐसे लाखों परिवार हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व लगाकर उस समय देश की रक्षा के लिए आए थे। और इस सिलसिले में बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि कांग्रेस अपने तारीख माजी की राह पर गामजन है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। की छाती वाले प्रधानमंत्री लोकसभा में 1 मिनट के लिए नहीं आ पाया। और दिल्ली शराब घपला मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्हें हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फिलहाल केजरीवाल जेल में ही रहेंगे और
इससे कबल दिल्ली शराब घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन ईडी की अपील पर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए की दफा 45 के तहत जमानत की अर्जी जरूरी शराइत पर गौर नहीं किया और ईडी को ज़ैली अदालत को जिरा का पूरा मौका देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। ज़ैली अदालत ने केस से मुतालिक तमाम दस्तावेजात नहीं देखे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हुकूमत में वजीर आब आतिशी का गैर मुअय्यना मुद्दत का अनशन ख़त्म करने का ऐलान किया है। दिल्ली की वजीर आब आतिशी गुज़िश्ता 5 दिनों से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर थी। आज आतिशी को LNJP अस्पताल के ICU में दाखिल कराया गया। उनका मुतालबा था कि दिल्ली के 28 लाख लोगों को 623 MGD पानी दिया जाए। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत आज़ादाना चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली में CSIR का दौरा किया। एक हफ्ता एक थीम मुहिम का आगाज किया। प्रोग्राम के तहत CSIR पूरे मुल्क में फैल गया। एक हफ्ते के अंदर 37 इदारों में मुख्तलिफ थीम पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे, जो 17 दिसंबर तक जारी रहेंगे। आइए देखते हैं हमारे नमानिगार OP यादव की ये रिपोर्ट। सेंट्रल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और CSIR की एक हफ्ता एक थीम की मुल्क की मुहिम शुरू होने जा रही है। मुहिम के तहत मुल्क भर में फैले हुए तमाम 37 CSIR इदारों में तकरीबात होंगी। हर एक हफ्ते के अंदर मखसूस इख्तरात और तकनीकी पेशरफ्तों की नुमाइश होगी। मरकजी वजीर ममलिकत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी आज़ादाना चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो 1 वीक 1 थीम का पर्दा उठाने वाले प्रोग्राम का इफ्तिताह करने आए थे, उन्होंने कहा कि ये थीम पर मबनी मुहिम नौजवान इख्तराकारों, तलबा, माहिरीन तालीम को मौका फराहम करेगी और सिनत के स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा होगा। So I said, why not we have 1 week, 1 theme, because there are labs, more than one, who are engaged in a common project. And so I'm glad that we are now into this. While I was listening to the earlier speaker, the thought occurred to me is that next time we could integrate the institutes outside CSIR as well as the industry connected with that kind of work. CSIR के डायरेक्टर जनरल और DSIR के सेक्रेटरी प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद से इदारे में होने वाली तहकीक और इख्तरात को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। Today is a very, very important day, exceptionally interesting and significantly important day because CSIR is writing a new chapter in the name of 1 week, 1 team in the entire legacy and history of CSIR, and the entire credit goes to the Honorable Minister of Science and Technology. प्रोग्राम में मौजूद CSIR इदारों के डायरेक्टर्स और CSIR इदारों की तकनीकी मदद से स्टार्टअप चलाने वाले कारोबारी अफराद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारा कार्यक्रम जो है अक्टूबर में रहेगा, 21 को शुरू होगा और 26 को ख़त्म होगा। और इसमें इस थीम में CFTRI एग्री न्यूट्री बायोटेक थीम के अंदर काम कर रहा है और हमारा खास कर मिलेट्स मिशन एक चल रहा है। In CSIR NIST Trivandrum, we developed the vegan leather, artificial leather from the plant based. Today we have the technology transfer for that and bioresins coating on the paper. Apart from that, CSIR NIST has developed the biomedical waste, whatever generated the hospital blood, body part and all, can be converted as the other alternative like soil additives like that. इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स अभी हम लोगों ने CSIR के अंडर में जो है दुर्गापुर से, उनसे हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लिया है। अभी जो आज की किसानों की डिमांड है या जो ज़रूरत है वो पूरा फुलफ़िल करता है। ये ट्रैक्टर जो है कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर है जो इंटर कल्टीवेशन और सेकेंडरी जितने भी फार्मिंग के इक्विपमेंट्स है उसमें ये यूज़फुल है। CSIR ने एक अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिससे जो पराली है उनसे एक बोर्ड बन जाते हैं और हमारा ये पर्यावरण में तो लाभदायक है ही है, लेकिन व्यावसायिक रूप से भी लाभदायक है। और छोटे उद्यमी जिसको MSME बोलते हैं उसके अंतर्गत हम लोग भी इसका उत्पादन अभी करने जा रहे हैं।
काबिल जिक्र है कि CSIR का एक हफ्ता एक थीम प्रोग्राम 24 जून से 17 दिसंबर तक चलेगा। इस मुद्दत के दौरान CSIR के तमाम 37 इदारे तवानाई और बिजली के आलात, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आलात, स्ट्रैटेजिक सेक्टर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग, ज़रूरी ग़िज़ाइयात और बायोटेक्नोलॉजी, सेहत की देखभाल, माइनिंग जैसे मुख्तलिफ शोबों में मसरूफ़ हैं। मादनियात, धाते और मवाद, माहौल, ज़मीन और समुद्र साइंस और पानी जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ हफ्तों में थीम पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। देश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए CSIR का नाम न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात है। संस्थान द्वारा 1 वीक 1 थीम के तहत कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए एक जहाँ संस्थानों में नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं संस्थानों के आपस में समन्वय बनने से शोध और अनुसंधान में गति भी आएगी। मेरे से की कैमरामैन महेश और राजकुमार के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ मज़ीद इलाकों में जुनूब मगरबी मानसून की पेशगोई के लिए हालात साज़गर हैं। और इस दौरान मानसून छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों में भी आगे बढ़ सकता है। मौसमियात के माहिरीन ने अगले 5 दिनों में मगरबी साहिल पर काफ़ी तेज़ बारिश की पेशगोई की है। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत का मसला बदस्तूर बरकरार है। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में लोग बमुश्किल टैंकर की मदद से पानी की ज़रूरियात अपनी पूरी कर रहे हैं और इसके बावजूद लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। हमारे साथी पराक्रम सिंह शेखावत ने दिल्ली के चिल्ला गांव में लोगों को दरपेश पानी की परेशानी का जायजा लिया। 25 जून 1975 को आज ही के दिन हमारे देश में आपातकाल लगा था, जब भारत के लोकतंत्र में एक काली स्याही का धब्बा लगा था। एक तरीके से एक आपातकाल आज फिर है और वो आपातकाल पानी को लेकर है। दिल्ली की 28 लाख से ज्यादा जनता पानी को लेकर परेशान है और ये समस्या अब भी बनी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार के चिल्ला गांव में। मेरे पीछे पानी का टैंकर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ में आए, कहाँ से आए आप? हम चिल्ला गांव से आए। बहुत समस्या है सर जी। पानी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी टैंकर आता है, कभी नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी का सीजन है सर जी, पानी बहुत जरूरत होती है पानी की। तो आप इस तरीके से रोज ये रेहड़ी लेके और पानी इसमें भरते हैं? रोज भरते हैं, कई बार दूर से बहुत दूर से भर के लाना पड़ता है जब नहीं मिलता है। दिल्ली को लेकर के जो जल संकट है, हर साल ये स्थिति बनती है। अभी तो पानी की कमी है, लोग परेशान हो रहे हैं, इसका समाधान क्या है? मैं 38 साल से दिल्ली में देख रहा हूँ कि जनता त्राय करती चली आ रही है। कोई भी सरकार है, मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये जल संकट ना खत्म हुआ है और ना ही होगा। वोट डालने के बाद नेता लोग भूल जाते हैं, हम लोग को, गरीब आदमी को भूल जाते हैं। तो देखिए, जो आलम में जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है और जो जिम्मेदार हैं वो धरने पर बैठते हैं और ऐसे में समस्या का समाधान कैसे होगा? लेकिन परेशानियों तो हमारे देश के जो आम नागरिक है वो लोग भुगत रहे हैं। क्या किस तरीके की परेशानियां हैं? परेशानी तो मैंने सुबह 7 बजे तक टैंकर आता है, मतलब 500 आदमी लाइन लगती है, ये बात नहीं है। पानी डेली आ जाता है, पानी मिल जाता है, लाइन से भरवाना पड़ता है। पानी तो मैंने डेली आता है, पानी थोड़ा मिक्सचर आ रहा है बस। अच्छा, पानी गंदा भी आता है? हाँ, कभी गंदा जाता है। तो देखिए स्थिति, अभी ये एक बालक यहाँ पर देखिए किस तरीके से खाली बर्तनों को लेकर के टैंकर पर आया है और ये कमोबेश ये जो स्थिति रहती है, ये सुबह 4-5 बजे से ये स्थिति यहाँ पर बनती है। 500 लोगों की कतारें यहाँ पर अल सुबह यहाँ पर लग जाती है और वो इस तरीके से अपने प्यास बुझाने को विवश है। मतलब आप स्थिति देखिए, जिम्मेदारों को सोचना चाहिए कि आखिर ये जो मजबूर लोग हैं, इतनी भीषण गर्मी में ये पानी को लेकर के जो परेशान हो रहे हैं, इसका समाधान आखिर कब निकलेगा ये अभी किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि जो जिम्मेदार है वो धरने पर है। कैमरा सहयोगी पीके के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, मयूर विहार, चिल्ला गांव, दिल्ली। और बैनुल-अक़वामी खबरों में विकीलीक्स के बानी जूलियन असांजे को गुज़िश्ता रोज़ रिहा कर दिया गया। जूलियन को लंदन की हाई कोर्ट ने जमानत दी थी और इसके बाद वो दोपहर को तैयारे में सवार हुए और बरतानिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। दरअसल असांजे को 62 माह की सजा सुनाई गई थी, जो वो पहले ही भुगत चुके हैं।
और खेल की खबरों में अफगानिस्तान ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सुपर 8 के फाइनल मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ सनसनीखेज फतह हासिल की। बारिश से मुतासरा इस मैच में अफगानिस्तान ने डकवर्थ लुइस उसूल की बुनियाद पर 8 रन से कामयाबी हासिल की। और इससे कबल अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 115 रन बनाए थे। टीम की जानिब से ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने सबसे ज्यादा 43 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान राशिद खान ने 3 छक्कों की मदद से 19 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। बांग्लादेश की जानिब से रिशाद हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।